नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी का चकबंदी लेखपालों को दिवाली का बड़ा तोहफा मिला है। 728 लेखपाल कानूनगो बनाए गए। 8 साल का इंतजार खत्म हुआ। सीएम योगी से सौगात पाकर चकबंदी के लेखपाल वो खिलखिला उठे और खुशी की लहर उनमें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह पदोन्नति हुई है। बरेली, कन्नौज, मुरादाबाद में सबसे ज्यादा कानूनगो बनाए गए। सीएम के फैसले से चकबंदी के कार्यों को रफ्तार मिलेगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली का तोहफा दिया है लेखपालों को। 728 लेखपाल अब वो कानूनगो बनेंगे। 8 साल का जो इंतजार था वो अब खत्म हो चुका है। तो सीएम योगी की तरफ से दिवाली की ये बहुत बड़ी सौगात, और ये सौगात पाकर लेखपाल के चेहरे पर, लेखपालों के चेहरे पर खुशी का माहौल और बेहतरीन दिवाली तोहफा उनके लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह पदोन्नति की गई है। बरेली, कन्नौज, मुरादाबाद सबसे ज्यादा कानूनगो है। तो सीएम के फैसले से चकबंदी के कार्यों को रफ्तार मिलेगी। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। रमन, दिवाली के मतलब मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बड़ा फैसला और लेखपालों में खुशी की लहर। बिल्कुल शिवम जी, जैसा कि आपने भी बताया कि 8 साल से लेखपाल इसका इंतजार कर रहे थे पदोन्नति का। मतलब ये जो पदोन्नति अब हो रही है वो 8 साल पहले ही हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश दिया है कि 768 चकबंदी लेखपालों का प्रमोशन करके उन्हें कानूनगो का दर्जा दिया जाए, ताकि एक तो जो उनका अधिकार है वो उसको पा सकें, और साथ ही कानूनगो बनने के बाद में जो तमाम काम पेंडिंग पड़े हैं वो भी काम पूरे होंगे। और दिवाली से पहले ये ऐलान करके एक हिसाब से 768 लेखपालों को दिवाली का गिफ्ट भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। रमन, जिस तरीके से मुख्यमंत्री 8 साल बाद, ये वो कहते हैं ना देर आए लेकिन दुरुस्त आए, तो अब ये जो लेखपाल है, अब जाहिर सी बात है कि दिवाली के मद्देनजर अगर पदोन्नति होती है, लेखपाल से कानून को आपको बना दिया जाता है तो पदोन्नति होती है। क्या इसे चुनाव से भी जोड़कर देखना चाहिए या सिर्फ एक तरीके से ये दिवाली का तोहफा? एक तरीके से इसे दिवाली का तोहफा ही माना जा सकता है, क्योंकि 768 लेखपालों का प्रमोशन करके कानून को बनाने से बहुत ज्यादा चुनाव पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा संख्या नहीं है। ऐसे में ये माना जा सकता है कि जो पहले फाइल रखी हुई थी वो कहीं ना कहीं पर अच्छा हुआ था, किसी कारण से उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पास कर दिया है। साथ ही आपको ये बता दें कि लेखपाल होने के बाद में काफी कम ऐसे प्रमोशन होते हैं इनकी 35 साल की या 30 साल की नौकरी दे लेखपाल के बाद कानून को, और कानून के बाद रमन, यही सवाल था कि ये जो 728 लेखपाल हैं जिनको कानूनगो बनाया गया है, पदोन्नति की गई है, ये क्या मतलब कोई क्राइटेरिया है पदोन्नति का या ऐसे ही सिलेक्टेड किया गया? मतलब कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना जिस आधार पर इनको पदोन्नति दी गई। बिल्कुल एक क्राइटेरिया है। लेखपाल बनने के बाद में कुछ सालों की सर्विस के बाद में कानून को प्रमोशन करके कानूनगो का दर्जा दिया जाता है। कानूनगो के बाद में कुछ ही ऐसे लेखपाल हैं जिन्हें अगला प्रमोशन मिल जाता है और वो कई और पदों पर भी लेखपाल पहुंचते हैं, लेकिन ऐसा कम ही लेखपालों को मौका मिलता है। हालांकि ज्यादातर लेखपाल कानूनगो तक पहुंचते ही रिटायर हो जाते हैं। ऐसे में 768 लेखपाल जिन्हें 8 साल पहले ही कानूनगो बन जाना चाहिए था और अब उनके अगले प्रमोशन का नंबर होना चाहिए था, अब उन्हें कानूनगो बनाया जा रहा है। ऐसे में अब उन्हें अगला प्रमोशन का समय मिलता है या फिर उससे पहले उनकी रिटायरमेंट हो जाती है। ये हर लेखपाल की नौकरी सर्विस बुक के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है
रमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चकबंदी के कार्यों को रफ्तार देने के लिए 728 जो लेखपाल हैं उनको पदोन्नति देकर आगे बढ़ाया गया है, कानून को बनाया गया है। अगली खबर आपको बता दें, बड़ी खबर दिल्ली से, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सीएम नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी से भेंट हुई है। हरियाणा में जीत के बाद सीएम नायब सिंह सैनी से भेंट हुई है। हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार और उन्हें इस शानदार जीत के लिए बधाई। तो हरियाणा में बीजेपी की लगातार तीसरी बार जीत के बाद हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी साझा की। तो चलिए अब बात करते हैं सिंघम अवतार में नजर आए कलेक्टर की। किस्सा राजस्थान के बाड़मेर जिले का है, जहां बुधवार को जिला कलेक्टर टीना डाबी के निर्देश पर पुलिस टीम ने फिल्मी स्टाइल में एक स्पा सेंटर का दरवाजा तोड़ा और मौके से 2 युवक और 4 युवतियां यानी लड़कियां उनको डिटेन किया यानी पकड़ा। कार्रवाई के दौरान जिला कलेक्टर टीना डाबी मौजूद रही और दरअसल बुधवार सुबह बाड़मेर शहर में नमो बाड़मेर अभियान के तहत चल रहे श्रमदान का काम चल रहा था। उस दौरान जिला कलेक्टर टीना डाबी सफाई कार्य का निरीक्षण कर रही थी। इसी दौरान चामुंडा चौराहे के पास एक स्पा सेंटर के आगे प्रशासनिक का पूरा जो जत्था था, अमला था, वो पहुंचा। तो उन्हें देखकर स्पा संचालकों ने हड़बड़ाकर दरवाजा बंद कर दिया। शक के आधार पर प्रशासनिक अमला यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो स्पा सेंटर पर पहुंचे और गेट खोलने को कहा। जब संचालक ने गेट नहीं खोला तो स्पा सेंटर का गेट तोड़ यानी दरवाजा तोड़कर तलाशी ली। इस दौरान एक कमरे में 2 युवक और 4 युवतियां यानी 1 लड़के और 4 लड़कियां जिन्हें पुलिस ने डिटेन कर कोतवाली थाने लेकर आई। तो वहीं यूपी में चुनाव से पहले सियासत तेज है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने यूपी में 10 सीटों के लिए होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। लिस्ट में 2 मुस्लिम प्रत्याशियों के साथ पीडीए का ख्याल तो रखा गया है, लेकिन ज्यादातर टिकट नेताओं के परिवार को ही दिया गया है, जिसके बाद अब अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप एक बार फिर से लगना शुरू हो गया है। इस लिस्ट पर सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने इंडिया वॉइस पर बड़ा दावा किया। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मंथन के बाद बेदाग छवि वालों को प्रत्याशी बनाया गया है। इंडिया वॉइस से खास बातचीत में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने और क्या कुछ कहा, एक बार सुनवाते हैं आपको। समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव को लेकर 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किया है और कहा जा रहा है कि काफ़ी मंथन के बाद यह प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष जी, जिनसे बात करते हैं कि जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं कहाँ के हैं और क्या फार्मूला अपनाया गया है। समाजवादी पार्टी इस प्रदेश की नंबर 1 की पार्टी है और नंबर 1 की पार्टी इसलिए है कि समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय संविधान, लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष किया और 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में इतना मेहनत किया संविधान को बचाने के लिए कि जो संविधान वेंटिलेटर पर गया था उसमें जान पैदा किया और उसी फार्मूले के तहत
समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उत्तर प्रदेश की उपचुनाव में उतारे जा रहे हैं। पीडीए के नाम पर मतदाता एकजुट होगा, क्योंकि पीडीए ही भारतीय जनता पार्टी की दवाई है और पीडीए के लोग इस प्रकार की दवा का प्रयोग करेंगे कि जिसमें बाबा साहब के संविधान का समाजवाद आगे आएगा और देश और प्रदेश में जो आरक्षण के प्रति इन लोगों का गलत रवैया है, उस आरक्षण को बचाने के लिए सभी पीडीए के लोग एकत्रित होकर के मतदान करेंगे और उपचुनाव की 10 सीटों पर सभी सीटें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या इंडिया अलायंस के माध्यम से पूरे प्रदेश में समाजवाद जिंदाबाद करेंगे। जो लिस्ट जारी हुई है इसके बारे में कहा जा रहा है कि परिवारवाद की झलक ज़्यादा है, चाहे तेज प्रताप यादव का नाम ले लें या अजीत प्रसाद जो सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, वहीं शीश मऊ सीट से नसीम सोलंकी हैं जो इरफान सोलंकी की पत्नी है। तो क्या जिसके पास परिवार नहीं है वो परिवार की हाल नहीं जान सकता है। मुख्यमंत्री जी की भी वही हाल है और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी हाल है। इस समय पूरे प्रदेश के परिवार के लोग पीड़ित और दुखी हैं। नौजवानों को नौकरी का सबसे बड़ा सवाल है। इस देश की महिलाएं, प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है। पेपर लीक नौजवानों का, नौकरियों का ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इन सब मुद्दों को लेकर के यही लोग एक विधानसभा की जोरदार आवाज बनेंगे और आने वाले 2027 के विधानसभा के चुनाव में जनता इन्हें सबक सिखाएगी और ये जो प्रत्याशी हमारे बनाए गए हैं वास्तव में ये बहुत बेजोड़ हैं। इनकी कोई जोड़ भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कोई कैंडिडेट नहीं कर सकता है। ये अद्वितीय प्रतिभा के धनी है समाजवाद के और इसी समाजवाद के माध्यम से देश का एक नया इतिहास रचेगा कि वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का संविधान जो देश की महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर है, शिक्षा को बड़े पैमाने पर धरती पर उतारा जाए, इन सब मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी का ये चुनाव है और ये कैंडिडेट बहुत ही नेक और शरीफ इंसान हैं जो बेदाग हैं। ऐसी कंडीशन में इनके ऊपर कोई परिवारवाद का जो लांछन लगाने की कोशिश कर रहे हैं ये सब नकारात्मक है। और आपको ये बता दें कि पीडीए एक ऐसा मूल मंत्र है कि पी का मतलब पॉजिटिव, जिनकी सकारात्मक सोच है वो पीडीए है। एनडीए का मतलब निगेटिव, जिनकी नकारात्मक सोच है वो एनडीए है। फिलहाल आने वाले दिनों में जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं या किस तरह जीत दर्ज कराते हैं यह समय ही बताएगा। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। मैनपुरी की कराल विधानसभा से हाल ही में सपा प्रत्याशी घोषित हुए तेज प्रताप यादव से इंडिया वॉइस के संवाददाता मुकेश कुमार ने खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि कराल समाजवाद का एक बड़ा गढ़ रहा है और उन्हें उम्मीद है कि यहां के लोग समाजवादी पार्टी को बड़े अंतर से जिताएंगे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैनपुरी की करैल सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने जो पूर्व सांसद हैं तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी घोषित किया है। लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से करैल विधानसभा में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए तेज प्रताप जी साथ में हैं, उनसे जानेंगे आखिर जो समाजवादी पार्टी का जो सीट है वो कई सालों से समाजवादी पार्टी के खाते में आती रही है और आगे भी आएगी। क्या किन मुद्दों को लेकर लगातार जनता के बीच आ रहे हैं? संसद जी, आपको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, घोषित किया है। 6 प्रत्याशी पूरी यूपी में है जो 10 सीटों पर होना है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की चुनाव की नीतियां तैयारी है पार्टी की? देखिए, एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी गई है और उस जिम्मेदारी पे पूरी तरह से खरा उतरने का मेरा प्रयास रहेगा। और चूंकि
ये वो क्षेत्र है जहाँ मैं कई सालों से एक सांसद के रूप में, उसके बाद भी जब नेता सांसद थे तो मुझे यहाँ सेवा करने का मौका मिला। और करहल जो है तो घर जैसा हम लोगों का जो संबंध है लोगों से, कई पीढ़ियों के संबंध है और आना जाना लगातार उनके सुख दुख में रहता है। और इस चुनाव में जनता का जिस तरीके से रुझान है, जो लोग से बात होती है, मुझे लगता है कि बड़े अंतर के साथ में समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताएंगे। अगली खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां तस्करी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों के आंखों के सामने तस्करी करते हुए नजर आए। सर पर रखकर पगडंडियों के रास्ते हो रहा चावल और चीनी की तस्करी। ये पूरा मामला कपिल वस्तु कोतवाली क्षेत्र के अली गढ़वा बॉर्डर का बताया जा रहा है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां लंबेश्वर मंदिर के गेट के सामने मांस के टुकड़े फेंके गए। तो वह मांस के टुकड़े देख लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। इसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई की। लखनऊ में माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। तो मांस के टुकड़े देखकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला। जानकारी मिलते ही मंदिर में श्रद्धालु पहुंचने लगे और माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। तो अगली खबर मथुरा से है, जहां नौ झील में दुर्गा माता मंदिर में पूजा का अधिकार मिलने की मांग की गई और इसको लेकर दिनेश शर्मा फलाहारी ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि नौ झील स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर पर सभी सनातनियों को पूजा का अधिकार मिले। आपको बता दें कि नौ झील कस्बे में स्थल को हिंदू पक्ष 16 खंबा दुर्गा मंदिर, तो वही मुस्लिम पक्ष दरगाह बताता है। हालांकि मामले की सुनवाई अदालत में जारी है। जिलाधिकारी मथुरा को मुख्यमंत्री के नाम में ज्ञापन सौंपा है। तो हमने मांग की है कि नौझील में जो माता दुर्गा का मंदिर है, वहाँ पर हमारी माता दुर्गा के मंदिर को छीन भिन कर दिया गया है और मूर्ति को गायब कर दिया है। वहाँ पर जो देवी देवताओं की प्रतिमा थी उनको हथौड़ी छेनी से तोड़ा गया है। तो हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री से मांग की है कि उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए और वहाँ पर रामनवमी के दिन हमें पूजा का अधिकार दिया जाए, क्योंकि ये मंदिर बिना पूजा के अधूरा है। जब तक पूजा नहीं होगी तब तक वहाँ मंदिर में रौनक नहीं लौटेगी। और जो बेधर्मियों ने हमारे दुर्गा माता मंदिर के सामने जो 3 मजारें बनाई हैं वो टूटनी चाहिए। तो माननीय जिला मजिस्ट्रेट साहब ने हमको आश्वस्त किया है कि जो विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी और बेधर्मियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में मुगल शासकों ने हमारे सभी बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ दिया। उन मंदिरों को तोड़ने के बाद में उनके वंशजों ने वहाँ पे किसी ने ईदगाह बनाई, किसी ने ज्ञान व्यापी बनाई, किसी ने मजार बनाई, किसी ने मस्जिद बनाई। ये लोगों के हमेशा से एक ही वो रहता है कि मंदिरों को तोड़कर मजार बनाए, मस्जिद बनाए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सुल्तानपुर में आज सुबह एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और घटना के बाद बदमाश जो है वो मौके से फरार हो गए। मृतक का पूर्व में प्रधान का चुनाव भी लड़ चुका है। आशंका जताई जा रही है कि चुनावी और जमीनी विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। बहरहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गए। लखनऊ में गोदरेज के इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में आग लग गई। इस आग में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की भी जानकारी मिली है। जानकारी मिलने पर दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। तो इलेक्ट्रॉनिक की गोदाम में आग लगी और जानकारी मिलने पर पूरी टीम पहुंची और आग को बुझाने का काम किया गया। गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की खबर। तो रायबरेली के सलोन कोतवाली क्षेत्र के करहिया की घटना बताई जा रही है, जहां कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की गाड़ी अपनी ही स्कॉट की गाड़ी से टकरा गई। हादसे में मंत्री को मामूली चोट भी आई है और प्रतापगढ़ अस्पताल पहुंचकर इलाज भी करवाया गया है, जिसके बाद फिर वो आगे की तरफ रवाना हुए। तो
अलीगढ़ के देहली गेट थाना इलाके में एफडीए टीम और इलाका पुलिस की कार्रवाई देखी गई। दरअसल आपको बता दें कि मुंबई से आई फॉर्चून कंपनी की टीम ने कार्रवाई की, जिसमें नकली फॉर्चून रिफाइंड की भारी मात्रा में 1 लीटर वाले पैकेट बरामद किए गए। छापेमारी ये फॉर्चून तेल की हुई है। डुप्लीकेट तेल यहाँ पे सेल हो रहा था, इसकी इन्फॉर्मेशन मिली थी कंपनी की तरफ से, तो उसी की तहकीकात हुई है और 8 बॉक्स माल मिला है। ये मार्केट से 2 दुकानों से माल मिला है 8 बॉक्स में। अभी इसकी लिखित तहरीर दी जा रही है, आगे की कार्रवाई की जाएगी इसके ऊपर कि ये माल कहाँ से आ रहा है, क्या है। तो उसके आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी एफआईआर के बाद में शुरू हो जाएगी कि ये माल कहाँ से लाया जा रहा है, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और कहाँ का सेल किया जा रहा है, पूरे अलीगढ़ में और कहाँ है, और अलीगढ़ के आसपास भी किन किन जिलों में माल सेल हो रहा है, इनकी सारी जानकारी। तो हमीरपुर के थाना जरिया पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां महिला का अपहरण कर हत्या के मामले पुलिस ने 18 दिन के बाद खुलासा कर दिया है, जिसमें मृतका का सगा भाई ही हत्यारा निकला। जानकारी के अनुसार आरोपी भाई ने बहन मीनू को मरवाने के लिए हत्यारों को 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी। आरोपी भाई को थाना जरिया पुलिस ने गुहांड तिराहे से गिरफ्तार कर लिया है, जिसका पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। 21-22 सितंबर को की रात में थाना जरिया में एक घटना हुई थी, जिसके संबंध में थाना जरिया पे एक मुकदमा लिखा गया था। उसमें वादी द्वारा बताया गया था कि ये लोग कानपुर से चले थे 4 लोगों के साथ, और रास्ते में पति को मारने का प्रयास किया गया था, बच्चे को मारने का प्रयास किया गया था, और पत्नी और उसकी बेटी को लेके चले गए, अपहरण करके चले गए हैं। तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें मुकदमा लिखा गया था। बच्ची को, जो वादी था, उसकी बच्ची को सकुशल बरामद किया गया था, और उसी समय जो इस घटना में शामिल जो गाड़ी थी उसको बरामद किया गया। ड्राइवर को इससे पूछताछ की गई तो ड्राइवर ने बताया, ड्राइवर की निशानदेही पे ही महिला का शव भी बरामद किया गया था। उसके बाद काफी लोगों से पूछताछ की जा रही थी। आज फाइनली इस घटना में, इस घटना का मोटिव और इस घटना को किसके द्वारा रचा गया था, उस सबका खुलासा हुआ है। इसमें जो मृतका है उसका सगा भाई धर्मेंद्र सिंह, निवासी थाना अकबरपुर कानपुर देहात, इनको अरेस्ट किया गया है। इनके द्वारा पूरी घटना के बारे में जानकारी दी गई है। तो खबर रायबरेली से है, जहां लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे पर छात्रों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। हालांकि बस चालक की सतर्कता से बड़ा हादसा होते होते टल गया। हादसे में आधा दर्जन छात्रों को मामूली चोटें आई। हादसे के बाद ट्रक चालक बस वहां से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक चालक को ट्रक समेत पकड़ा। ड्राइवर आ रहा था पीछे से, उसने पहले हम लोग के ऊपर आरोप लगाया कि आपकी बस ने हमारा शीशा तोड़ा है, आगे लगा दिया उसने बस के जस्ट सामने। उसके बाद थोड़ा बहस हुई, वो आगे चला गया। फिर जैसे हम लोग की बस ने उसको ओवरटेक किया, वो बगल से आके हम लोग की बस ने एक्सीडेंट मतलब ठोक दिया, टक्कर मार दी। काफी डैमेज हो गया। उसको तो उम्मीदों को लगी क्योंकि सबसे आगे हम लोग बैठे थे। जानबूझ के उसने टक्कर मारी कि उसने हम लोग हमारे नुकसान पोल मिरर सब टूट गया। अंदर बच्चे बैठे थे, उनको काफी झटका लगा जब बस टक्कर पड़ी है। तो अगली खबर गोंडा से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से सिसवा में अटल आवासीय विद्यालय बनाया गया, जहां रह करके हजारों बच्चे निःशुल्क पढ़ाई कर रहे हैं। इसी अटल आवासीय विद्यालय में छात्रों के खाने में कीड़ा निकलने का मामला सामने आया है। इस बड़ी लापरवाही के बाद खाना खाते समय छात्रों में हड़कंप मच गया और छात्रों ने अपनी अपनी थाली छोड़कर सीधे प्रभारी था प्रधानाचार्य के पास गए, जहां छात्रों ने शिकायत की और पूरे मामले की कार्रवाई की मांग की। कीड़ा निकला था तो उसके बदले में चीनी और पूड़ी दिया गया था, और सिर्फ मतलब रहता है दही रहता है तो दही मतलब रोज नहीं दिया जाता है, रोज रहता है, कभी कभी दिया जाता है। ये शिकायत अभी संज्ञानित हुई है और हम लोगों ने फूड सेफ्टी, हमारा जो डिपार्टमेंट है, उससे स्क्रीनिंग करने के लिए भेजी है टीम, और इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लिया जाएगा, क्योंकि निरंतर जो भी तरीके के खाद्यान्न हैं उन पे हम लोग फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी निगाह करने के लिए कहते हैं। बट यहाँ पर बच्चों के स्कूल्स और जो आवासीय विद्यालय हैं उसकी भी समय समय पर हम लोग स्क्रीनिंग कराते रहते हैं। इस तरीके की चीज कहीं पर आकस्मिक रूप से आना ये उचित नहीं है, और इसमें अगर चीजें गलत निकल के आती हैं तो संबंधित के विरुद्ध हम लोग एक्शन लेंगे। अगली खबर रायबरेली से है, जहां एक बार फिर ट्रेन को डिरेल करने का मामला सामने आया है। कुंदनगंज जा रही लक्ष्मणपुर और दरियापुर स्टेशनों के बीच रेलवे क्रॉसिंग संख्या 15C यानी 15C में स्लीपर से इंजन टकरा गई। इंजन से आवाज होने पर चालक ने मालगाड़ी को रोका। बताया जा रहा है कि अराजक तत्वों ने ट्रैक पर स्लीपर रखकर साजिश रची थी, जो बेनकाब साबित हुई।
वहीं सुल्तानपुर में बुधवार सुबह युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। मृतक पहले प्रधान का चुनाव भी लड़ चुका है, तो वहीं हत्या के पीछे जमीनी विवाद और चुनावी रंजिश बताया जा रहा है। बहरहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही हत्यारों की तलाश में भी पुलिस जुट गई। अगली खबर अमरोहा से है, जहां डिडौली कोतवाली के संभल चौराहे स्थित इकरा हॉस्पिटल का मामला सामने आया है, जहां डॉक्टर का अमानवीय चेहरा सामने आया। डॉक्टर की लापरवाही से जच्चा और बच्चा की मौत होने का आरोप है। परिवार के लोगों ने अस्पताल में हंगामा किया और मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की। भारत नेपाल बॉर्डर के पास एसएसबी की 45वीं बटालियन की सीमा चौकी नरपत पट्टी ने विशेष नाका ड्यूटी के दौरान 4.5 यानी कि 4.5 किलो अवैध नशे की खेप और मादक पदार्थ को पुलिस ने बरामद किया है। मंगलवार की शाम एसएसबी के 45वीं बटालियन के कमांडेंट गौरव सिंह ने यह बताया कि सूचना तंत्र के माध्यम से सूचना मिली थी कि कुछ अज्ञात व्यक्ति नेपाल से कोसी नदी के रास्ते भारी मात्रा में नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले आ रहे हैं। तो रामपुर में भाजपा जिला अध्यक्ष के बेटे ने पुलिस से मारपीट की और राज्य कर सचल दल के अफसर के साथ भी बदसलूकी करने का आरोप है। इसको लेकर जीएसटी के अफसरों ने मामले की थाने में तहरीर दी। फिलहाल कोतवाली पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।